Hello everyone. In the continuation of chapter 3, Nazism and Rise of Hitler, today we'll discuss on a new point, that is years of depression. In the years of depression, German industries were dependent on short term loan, क्योंकि इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो चुकी थी और बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इकोनॉमी के फेल डाउन होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ थी, ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवा चुके थे। इसके अलावा जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको कहीं से मनी सपोर्ट नहीं था, सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन ही उनको प्रोवाइड हो रहे थे। इसी में लार्जली फ्रॉम द यूएसए, लार्जली ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि अमेरिका उनको हिडन सपोर्ट कर रहा था। This support was withdrawn when Wall Street Exchange, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? एक शेयर मार्केट है अमेरिका का। अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसके क्रैश्ड होने की वजह से इन 1929 में वो क्या हो गया? क्रैश हो गया। कैसे क्रैश हो गया? क्योंकि जो शेयर थे उनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से डाउन होने लगी, तो उसकी वजह से सीधा असर किसके ऊपर आया? जर्मन इकोनॉमी के ऊपर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ा। उसका एक बड़ा कारण क्या था कि अमेरिका में बहुत तेज़ी से अफवाह फैली थी कि जो स्टॉक है वो डाउन हो रहा है। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts in sell their share. One single day, सिर्फ एक ही दिन में कब? 24 अक्टूबर, एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स क्या हो गए? सोल्ड कर दिए गए, बेच दिए गए, सिर्फ इसी डर की वजह से कि इकोनॉमी यानी मनी की वैल्यू डाउन हो रही है। अमेरिका गुप्त रूप से यानी चुपचाप क्या कर रहा है? जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932, the national income of USA fell by half. जो नेशनल इनकम थी वो गिर के आधी रह गई। The effects of this recession in the US economy were felt worldwide. यानी ये जो प्रभाव यूएस इकोनॉमी पे पड़ा, यानी शेयर मार्केट एकदम डाउन हो गया और जो नेशनल इनकम थी वो आधी ही रह गई। इसका प्रभाव जो यूएसए पे पड़ा वो पूरे ही विश्व में महसूस किया, देखने को मिला। देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, उससे दूसरे देशों की इकोनॉमी भी इफेक्ट हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40%। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे, क्योंकि डिमांड ही नहीं रह गई थी, डिमांड नहीं थी तो सप्लाई पॉसिबल ही नहीं थी, और जो लोन सपोर्ट था वो भी अब ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से क्या हो गया था? प्रोडक्शन गिर के 40% ही रह गया था। अभी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जब प्रोडक्शन ही नहीं था तो एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे ख़त्म किया जाने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बनने लगी। 6 मिलियन यानी कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए? 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी इतनी बेरोज़गारी हर जगह पे देखने को मिली। उसकी वजह से क्या हो गए? लोग फालतू हो गए, उनको जो भी काम मिलता था वो करने को तैयार होते थे कि हमें किसी भी तरह का काम मिले हम करने को तैयार हैं। और बेरोज़गारी की जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब कहीं भी काम नहीं मिल रहा था तो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार हो गए। मतलब हर जगह पे फालतू बैठ के कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, यानी ताश खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, कहीं भी कोई भी अगर छोटा काम मिल रहा है तो वो कर रहे हैं। मतलब काम के लिए लड़ाइयाँ चलने लगी और स्थिति ऐसी थी कि उनके पास खाने तक को भी कुछ भी नहीं था।
करेंसी लॉस्ट वैल्यू, करेंसी की वैल्यू खत्म होती जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर मनी उन्होंने प्रिंट कर लिया था। सेविंग्स, हर एक इंसान के पास क्या होता है, जो पेंशनर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स रखते हैं। तो अब उनकी वैल्यू भी डाउन होने की वजह से उनका कोई मूल्य नहीं रह गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस दी एनेक्सिटीज एंड फियर इन द पीपल। एनेक्सिटी का मतलब क्या होता है, भय व्याप्त करना। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे उससे लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था कि अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई थी और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हो गया था। यानी अब चारों तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। प्रोलेटराइजेशन, प्रोलेटराइजेशन क्या है, सच ए कंडीशन, ये कंडीशन है जिसमें जो मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास की कंडीशन, जबकि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म है, सेविंग्स की उनकी वैल्यू डाउन है, तो अब क्या होगा, धीरे 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 जो उनके पास इन्वेस्ट होगा मनी सेविंग्स में वो खत्म हो जाएगा और वो किस कंडीशन में आ जाएंगे, पुअर। यानी जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी पुअर में। ये डर लोगों को सताने लगा। वो ये सोचने लगे कि अभी तो हमारी कंडीशन ठीक है, लेकिन अगर हमारी कंडीशन यही बनी रही, अगर हमें कहीं काम नहीं मिला, पुअर हार्वेस्टिंग हुई, तो फिर हम भी धीरे धीरे गरीब हो जाएंगे और हमारी स्थिति भी ऐसी ही हो जाएगी जैसे कि गरीबों की है। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रैगिल। अभी वाइमर रिपब्लिक को क्या करना था, विमर को ये अपनी कंडीशन तो इम्प्रूव करनी ही थी, इकोनॉमिक कंडीशन, इसके अलावा उसे क्या करना था, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है उसे भी ठीक करना था और साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज थी उन्हें भी पे करना था। तो फ्रैगिल यानी क्या होता है, नाजुक। फ्रैगिल यानी नाजुक, यानी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। यानी जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट गवर्नमेंट थी, वो अपनी पोजीशन को, अपनी कंडीशन को सही नहीं कर पा रही थी। क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, जो क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे वो लोग सर उठा रहे थे जो कैपिटलिस्ट थे, यानी कि पूंजीवादी लोग थे जिनके पास मनी होल्ड था। यहाँ पे वो ही इसी तरह के लोग आगे आ रहे थे और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी होती है, पॉपुलेशन हमेशा मिडिल और लोअर क्लास ज़्यादा होती है, जबकि वेल्दी फ्यू, कुछ ही लोग होते हैं लेकिन वो पूरी कंट्री को होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लड़ाई किसके लिए लड़ी, यहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के लिए। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद भी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी उसने अपनी कंडीशन को नहीं सुधारा, वो सुधार ही नहीं पाई। तो इससे किसके लिए रास्ते खुल गए, एक डिक्टेटर के लिए। यानी पूरी जितनी भी पॉपुलेशन थी अपने आप को किसी भी एक डिक्टेटर के अंडर में सरेंडर करने के लिए रेडी थी। वो ये चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म कर दे और पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, जो कि वर्स हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको सुधार दे। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोग धीरे धीरे इसमें विश्वास खोते जा रहे थे। Within a short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days. अभी वाइमर रिपब्लिक को बने हुए 239 डेज भी नहीं हुए थे और इससे इतने से पीरियड में, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, यानी पूरा साल भी नहीं हुआ था और इतने से दिनों में बहुत सारे उसने राजनीतिक उथल पुथल देखे थे।
बहुत सारे बदलाव उसमें आए थे और इसी बदलाव के चलते हमेशा कुछ न कुछ नया हुआ और स्थिति संभल ही नहीं पाई। तो इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बने ही रहे। लोग उनसे बुरी तरह से डर गए कि अब ये कैसे मैनेज होगा। Republic saw 20 different cabinets लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 का उन्होंने बहुत ही लिबरल यूज़ किया और कंडीशन को वो तेज़ी से चेंज करते गए, जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। हियर वी डिस्कस सम न्यू वर्ड्स। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द USA। ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है और वो USA में है। 1929 में जब उसकी स्थिति खराब हुई, यानी बहुत तेज़ी से शेयर बिकने शुरू हुए, तब लगभग पूरे विश्व की स्थिति भी खराब हो गई थी। प्रोलेटराइजेशन मीन्स टू बिकम एम्पावरिश्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, यानी कि जो वर्किंग क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है? काम मिलता रहता है हर मंथ, मतलब एवरी मंथ अगर उनको गेन होता है, सैलरी आती है तो ठीक होती रहती है। लेकिन अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होते होते और वो गरीबों की श्रेणी में, यानी कि पुअर कैटेगरी में आने लग जाते हैं। तो ये डर भी लोगों को सताने लगा था। ऐसा क्यों होता जा रहा था? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस लंबे समय से वैसे के वैसे ही बने हुए थे। तो इस वजह से लोग अब क्या चाहते थे? न्यू गवर्नमेंट चाहते थे, यानी वो ये चाहते थे ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेल है और ये सरकार अब बदल देनी चाहिए या बदल जानी चाहिए। थैंक यू।